हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल टेल्स बाय निहारिका। हम्पी सीरीज़ का ये व्लॉग 3 है। हम्पी सीरीज़ के सेकंड पार्ट में हमने नरसिम्हा टेम्पल और विट्ठल टेम्पल के बारे में जाना था। फ्रेंड्स, अगर आपने हम्पी सीरीज़ का व्लॉग 2 नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आप हम्पी सीरीज़ के व्लॉग 3 को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। हम्पी की भव्यता का संपूर्ण अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है मालवंत रघुनाथ पहाड़ी पर चढ़ना और इस प्राचीन साम्राज्य के ऊपर से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना, जो कि विजयनगर राजवंश की राजधानी थी। मालवंत रघुनाथ स्वामी मंदिर पूरी तरह से भगवान राम को समर्पित है। यह भगवान श्री राम जी द्वारा बनाया हुआ कुंड है। भगवान श्री राम जब किष्किंधा आए तो शबरी माता ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज उनको दिया कि लंका जाने से पहले इस स्थान पर वह भगवान शिव की आराधना करें। आज हम व्लॉग की शुरुआत मालवंता हिल से करेंगे। जब आप हम्पी आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे 7 सीक्रेट हिल्स हैं। उनमें से एक सीक्रेट हिल मालवंता हिल है, जहाँ हम अभी खड़े हैं। सामने जो आपको हिल दिख रही है, वहाँ पे बीच में एक वाइट कलर का पैसेज है, वह अंजनाद्री हिल है, जो कि हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जो हिल है वह मातंग ऋषि का आश्रम है। इस प्लेस को किष्किंधा नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि बाली और सुग्रीव यहाँ पर रहा करते थे। भगवान श्री राम जब लंका की तरफ जा रहे थे तब वह किष्किंधा में रुके थे। भगवान राम जब किष्किंधा आए तब शबरी माता ने उन्हें एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया कि लंका जाने से पहले वह इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करें। भगवान श्री राम यहाँ पर गुफा में 4 महीने रुके। यहीं पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए, शिव जी ने भगवान श्री राम को कहा कि आप वर मांगिए। तब उन्होंने वर मांगा कि मैं जब रावण से युद्ध कर रहा हूँ तब वह आपको याद ना कर सके, मतलब रावण की मेमोरी लॉस हो जाए। और यही मैसेज माता शबरी ने भगवान श्री राम को दिया था। सामने आप देख सकते हैं जो धारा दिख रही है, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम को प्यास लगी तो यहाँ पर लक्ष्मण ने तीर चलाया और इस प्रकार से पानी की धारा बहने लगी। विजयनगर डायनेस्टी में जब संगमा डायनेस्टी का पीरियड चल रहा था, तब जो राजा है उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग और नंदी बैल का निर्माण किया। संगमा डायनेस्टी के बाद जब तुलवा डायनेस्टी आई या बाकी की डायनेस्टी आती गई, वह इस रीजन के अंदर एक्सपेंशन करते गए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो टेम्पल है, जैसे जैसे यहाँ के अलग अलग राजा आते गए वैसे वैसे उन्होंने अलग अलग टेम्पल बनवाए। उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में हमने भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और कमलेश्वरी देवी जी के दर्शन किए। एक्चुअली में यह माता सीता ही हैं जो कमल के पुष्प पर विराजमान है। साथ ही हनुमान जी भी हैं। दर्शन करने के बाद हमें यह पता चला कि यहाँ पर पिछले 17 साल से 24 घंटे रामायण का पाठ किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ से हम हाइट से रघुनाथ टेम्पल को देख रहे हैं। यहाँ पर आपको टेम्पल की छत के ऊपर एक बड़ा सा बोल्डर दिख रहा है। यह वह बड़ा बोल्डर है जिसको नीचे की तरफ से काट के वहाँ पे टेम्पल बनाया गया है, जहाँ पर हम 5 मिनट पहले दर्शन करके आए हैं। बहुत ही खूबसूरत है। और एक बात आपने नोटिस की कि बोल्डर के ऊपर एक गोपुरम भी है। बहुत कम होता है आपको इस तरह का सीन देखने को मिलता है। एक बड़ी सी चट्टान और उसके ऊपर गोपुरम। वाओ, ब्यूटीफुल, एकदम अद्भुत है ये। एक बात और, यहाँ पे आपको मिलीपीट देखने को मिलेगा जगह जगह। और यहाँ से जाएंगे हम म्यूजियम, जिसे पुरातत्व संग्रहालय भी कहते हैं। संग्रहालय में 4 दीर्घाओं में फैली मूर्तियां और कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह है। संग्रहालय की पहली गैलरी में सभी ऐतिहासिक स्मारकों के साथ हम्पी के 2 स्केल किए गए मॉडल हैं। बड़ा मॉडल उस पर स्थित
स्मारकों और मंदिरों के साथ क्षेत्र की पूरी स्थलाकृति प्रस्तुत करता है। यह हम्पी में पहाड़ियों और नदियों को भी प्रदर्शित करता है। यह हम्पी में विभिन्न आकर्षणों और उनके सापेक्ष स्थानों के बारे में एक उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है, जबकि छोटा मॉडल रॉयल एक्सक्लोजर का व्यापक दृश्य देता है। दूसरी गैलरी में शैव धर्म की मूर्तियां प्रदर्शित हैं, जिसमें वीरभद्र, भैरव, भिक्षाटन मूर्ति, महिषासुरमर्दिनी, शक्ति, गणेश, कार्तिकेय, अपनी पत्नी और दुर्गा शामिल हैं। केंद्रीय हॉल में शिवलिंग, नंदी और प्रवेश द्वार के प्रदर्शन के साथ एक मंदिर जैसी संरचना है। संग्रहालय की तीसरी गैलरी में शस्त्रागार, तांबे की प्लेट, अनुदान, धार्मिक उपयोग की धातु की वस्तुएं और पीतल की प्लेटों का एक अद्भुत संग्रह है। प्रदर्शन में सोने और तांबे दोनों के विभिन्न मूल वर्ग में विजयनगर राजवंश के सिक्के हैं। चौथी गैलरी में विजयनगर काल से पहले की पुरावेश शेष है। इस खंड में प्रदर्शित वस्तुएं संग्रहालय में सभी प्रदर्शनों में सबसे पुरानी हैं। इस खंड के प्रदर्शनों में नायक पत्थर, सती पत्थर और प्लास्टर मूर्तियां हैं। संग्रहालय के बाद हमने एक्सप्लोर किया क्वींस बाथ, जिसे रानियों का स्नानागार भी कहते हैं। हम्पी में रानी का स्नानागार एक विशाल स्नानागार है, जो विजयनगर साम्राज्य के दिनों में प्रचलित वास्तुकला की उत्कृष्टता का उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि रानी का स्नान घर विजयनगर के शाही परिवार की महिलाओं के लिए अच्युत राय द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इसका नाम रानी का स्नान घर है, लेकिन संभवतः इसका इस्तेमाल राजा और उनकी रानियों के निजी स्नान कक्ष के रूप में किया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहीं से स्नान घर में पानी पहुंचाया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये होल से गर्म पानी आता था, और ये जो आप देख रहे हैं, इससे पानी फिल्टर हुआ करता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, रानी का स्नान घर एक आयताकार इमारत है। इस संरचना का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। संरचना के केंद्र में निर्मित एक डूबा हुआ स्नान घर 15 वर्ग मीटर का है और इसकी गहराई 1.8 मीटर है। स्नान घर के चारों ओर सुंदर महाबदार गलियारे हैं, जिनमें खंभे और खिड़कियों के साथ अलंकृत बालकनियां भी हैं। स्नान घर के चारों ओर प्रत्येक मेहराबदार खाड़ी छत पर जटिल नक्काशीदार प्लास्टर अलंकरण से सजी हुई हैं और मेहराबदार खाड़ियों के ऊपर स्थित मेहराबदार से सजी हुई हैं। पत्थर की सीढ़ियां हैं जो स्नान गृह के फर्श तक जाती हैं। हालांकि स्नान गृह के ऊपर कोई छत नहीं है और यह आकाश के लिए खुला है। इस जगह ने मुझे निश्चित रूप से बॉलीवुड फिल्म के भव्य सेट की याद दिला दी। वॉकवे के साथ कई देखने के क्षेत्र, बालकनी है जो स्नान क्षेत्र का सामना करते हैं। यह एक आम जगह है जहां फोटोग्राफर फोटो खिंचवाने के लिए पोज देते हैं। नहाने का तालाब आसमान के लिए खुला है और उस पर कोई आवरण नहीं है। संभवतः पूल के तल पर सॉकेट की उपस्थिति के आधार पर कोई आवरण था जो ऊपर किसी प्रकार की संरचना का समर्थन करता था। जब आप बरामदे से गुजरेंगे तो आप छत पर कई डिजाइन देख सकते हैं जो समय के साथ मुरझा गए हैं। तुंगभद्रा नदी का पानी जल चैनल के माध्यम से स्नान गृह क्षेत्र में बहता था। स्नान घर देखने के बाद हम काफ़ी थक गए थे, क्योंकि हम्पी में बहुत ही गर्मी पड़ती है और इसीलिए हमने सोचा कि हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे रुक गए और हमने लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुगर कैन जूस मिल रहा है और लेमन सोडा भी आपको मिलेगा। तो हमने अपनी गर्मी को दूर करने के लिए लिया है शुगर कैन जूस। वाकई में गर्मी से थोड़ी राहत मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉपर के बहुत सारा शो पीस, पुराने ज़माने के कॉइन्स,
भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। और रिधिमा को मिला है मोर पंख। चाहे तो आप मंजुलिका के घुंघरू भी यहाँ से ले सकते हैं। जोक था। और हमने यहाँ से बाय किए हैं क्यूट से गणपति बप्पा मोरिया। इसके बाद हमने दर्शन किए सचिव कालू गणेश। यहाँ गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और उनके पेट पर सांप बंधा हुआ है। इसका नाम सरसों के बीज वाला गणेश सचिव कालू इसलिए पड़ा क्योंकि गणेश जी की मूर्ति का पेट सरसों के बीज के जैसा दिखता है। भगवान गणेश जी की यह मूर्ति एक और शानदार अखंड मूर्ति है जो लगभग 8 फीट ऊंची है और इसे एक खुले मंडप में रखा गया है। मूर्ति का निचला बायां हाथ और सूंड टूटा हुआ है और देवता की मूर्ति के पेट को सांप से बांधा गया है। किंवदंती है कि भगवान श्री गणेश ने बहुत अधिक खा लिया था और इसलिए उनके पेट को फटने से बचाने के लिए उनके पेट के चारों ओर एक सांप बांधा गया था। सामने से आप देख सकते हैं हमें गणपति के दर्शन हो रहे हैं और पीछे से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु में पार्वती माता को गौरी माता भी कहा जाता है और गौरी माता कह के तमिलनाडु में पार्वती जी को एड्रेस किया जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पीछे से गौरी माता आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ मूर्ति खंडित है इसलिए यहाँ पर अब पूजा नहीं की जाती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा है। यहाँ पे अचानक से धूप हो गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर नज़ारा आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे हेमकुट हिल पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने से पहले हेमकुट पर्वत पर तपस्या की थी। यह वह स्थान भी है जहाँ भगवान शिव ने कामदेव को जलाया था। यह पवित्र पर्वत विरूपक्ष मंदिर के ठीक दाहिनी ओर स्थित है। वर्तमान में श्री गायत्री पीठ महासंस्थान एक धार्मिक संगठन इस पर्वत पर स्थित है। हम्पी के मिथकों के अनुसार इसी पहाड़ी पर भगवान शिव ने स्थानीय लड़की पंपा से विवाह करने से पहले तपस्या की थी। शिव उसके समर्पण से प्रभावित हुए और उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। इस पर इस पहाड़ी पर सोने की वर्षा हुई। संस्कृत भाषा में हेमा का अर्थ सोना होता है। इस प्रकार पहाड़ी का नाम इस किंवदंती से जुड़ता है। इसके अलावा ये वह स्थान है जहाँ शिव ने काम को अपनी तीसरी आंख से जला दिया था। पंपा को शिव से विवाह करने में मदद करने के लिए काम ने शिव को उनकी तपस्या से विचलित कर दिया। इससे शिव का क्रोध भड़क उठा और अंततः काम को अग्नि में जलाकर मार डाला। बाद में राठी ने काम के जीवन के लिए विनती की। शिव ने उसे वापस जीवित कर दिया, लेकिन केवल चरित्र में, न कि भौतिक रूप से। इसलिए इस क्षेत्र में कई मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख इस पहाड़ी के उत्तर स्थित विरूपक्ष मंदिर है। कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब शिवजी और पंपा का विवाह हुआ तब सोने की इतनी अधिक वर्षा हुई। जिस पहाड़ी पर विवाह संपन्न हुआ था वह पूरी तरह से सोने से ढक गई। तब से इस पहाड़ी को हेमकुट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सोने की चोटी वाली पहाड़ी। हेमकुट हिल सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आप बेहतरीन फोटोग्राफी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं लोटस महल देखने के लिए। हम्पी एंड इट्स एनवायरन्स, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं हम्पी और उसके आसपास का क्षेत्र। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मतंग ऋषि आश्रम दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है एंट्रेंस जहाँ से हम अंदर चलेंगे और लोटस महल एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ मिली मुझे क्यूट सी स्क्विरल, मतलब कि गिलहरी। चलिए अंदर चलते हैं। लोटस महल,
यह बेहतरीन वास्तुकला से बने महलों में से एक है जो कमल के फूल जैसी संरचना के कारण विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। यह शानदार इमारत जैनाना बाड़े के भीतर है, जो एक अलग क्षेत्र है। इसका उपयोग विजयनगर राजवंश की शाही महिलाओं द्वारा किया जाता था। लोटस महल को कमल महल या चित्रांगनी महल भी कहा जाता है। इसकी अनोखी और अनूठी बनावट महल का मुख्य आकर्षण है। यह हम्पी की उन कुछ आश्चर्यजनक इमारतों में से एक है जो शहर पर हमले के दौरान क्षतिग्रस्त या नष्ट नहीं हुई थी। लोटस महल को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह आकार में बहुत सुंदर है। बालकनी और गलियारे एक गुंबद से ढके हुए हैं जो खिले हुए कमल की कली की तरह दिखते हैं। केंद्रीय गुंबद को भी कमल की कली के रूप में उकेरा गया है। महल के वक्रों को इस्लामी स्पर्श दिया गया है, जबकि बहुस्तरीय छत का डिज़ाइन इसके अलावा इमारतों की इंडो शैली से संबंधित है। महल के आसपास का क्षेत्र कई छायादार पेड़ों से ढका हुआ है, जो महल को एक शांत वातावरण प्रदान करता है। यह अस्तबल, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कि विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथियों के लिए बनाया गया था। हाथी अस्तबल एक आयताकार आकार की लंबी इमारत है। इमारत में 11 विशाल गुंबददार कक्षों की एक पंक्ति है। प्रत्येक कक्ष इतना बड़ा है कि एक बार में 2 हाथी रखे जा सकते थे। गुंबददार कक्ष बड़े महत्वदार उद्घाटनों से आपस में जुड़े हुए हैं। यह विस्तृत संरचना उस समय के शाही हाथियों को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। और यह इमारत गार्ड्स रूम है, जो हाथियों की देखभाल करने के लिए गार्ड के लिए रूम दिए गए थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के साथ यह लंबी आयताकार संरचना भी प्रभावशाली है। इस ऊंची संरचना ने राइस को परेड ग्राउंड में गतिविधियों का आनंद लेने के लिए एक ऊंचा मंच प्रदान किया। चलिए अब चलते हैं विरूपाक्ष टेम्पल की तरफ। यहाँ पर हमने देखा एक पैरट था जो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा था, तो हमने उसे कैमरे में कैद कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं विरूपाक्ष टेम्पल और दर्शन करते हैं शिव जी के। क्या आप जानते हैं 500 साल से ज़्यादा पुराना विरूपाक्ष शिव मंदिर यहाँ दक्षिण की ओर झुका हुआ शिवलिंग है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर उत्तरी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में बेंगलुरु से करीब 353 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का इतिहास प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है। यहाँ भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको राइट साइड में शूज़ निकालने होते हैं और तभी आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। 500 साल पहले इस मंदिर का गोपुरम बना था। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। भारत के अन्य मंदिरों के विपरीत, जो अक्सर गुस्सैल बंदरों और लंगूरों का निवास स्थान होते हैं, विरूपाक्ष दक्षिण भारत का एक ऐसा मात्र मंदिर है जिसमें एक हाथी रहता है। अन्य मंदिरों में विशेष अवसरों और जुलूसों के दौरान जानवर आते हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्मी का एक स्थायी काम है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वह हाथी का नाम लक्ष्मी है। गर्मियों के महीनों को छोड़कर जब वह अपनी नियमित जांच और आराम के लिए जंगल शिविर में जाती है, तो वह मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश गोपुरम के बाईं ओर रहती है। स्थानीय लोगों के लिए लक्ष्मी भगवान गणेश का अवतार है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, जो विरूपाक्ष में प्राथमिक देवता है। यहाँ पर लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर को पंपा देवी मंदिर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्रंट में मेन मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग की पूजा की जाती है, और उन्हीं के एकदम सामने 3 नंदी बैल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 बैल एक साथ यहाँ पर है और इनका नाम है नंदा, सुनंदा, महानंदा। यह मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से तो सुंदर है ही,
लेकिन इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से भी अहम है। इस मंदिर के एक तहखाने की दीवार पर एक छेद है जिससे 24 घंटे प्रकाश अंदर आता है, दिन में सूरज का और रात में चांद का। लेकिन दिन में जब सूरज की किरणें यहाँ से अंदर आती हैं और उसके सामने वाली दीवार पर पड़ती हैं तो कुछ ऐसा चित्र दिखाई देता है जो उसे देखने वाले लोगों को चमत्कार की अनुभूति देता है। यह परछाई बाहर खड़े विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम की होती है। यह परछाई सिर्फ दोपहर में ही गोल्डन कलर की दिखाई देती है। यह नज़ारा भक्तगणों के लिए एक अद्भुत नज़ारा है। विरूपाक्ष मंदिर एक तीर्थ स्थल है जो हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह भगवान शिव को उनके विरूपाक्ष रूप में समर्पित है, जिसका अर्थ है बिना आकार की आंखें। दर्शन के बाद जब आप टेंपल से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत बड़ा सा कुंड देखने को मिलेगा जिसमें फिशेस भी थी और टर्टल भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी पर मंदिर के गोपुरम का बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और सुनहरी सी लाइट सन की पड़ रही है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। शाम के 6 बज चुके थे और अब समय था हमें होटल में वापस जाने का। तो आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है और अब हम चलेंगे होटल की तरफ। हम पहुंच गए हैं अपने होटल में। जिस तरह से आप सभी को पता होगा कि एक्वेरियम में फिशेस को तैरते देखना माइंड को आराम देता है। हमने भी फिशेस को देखकर थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश किया और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि रिद्धि मोर पंख को पाकर बहुत ही खुश है और वो मोर पंख के साथ किस तरह से खेल रही है। रात हो चुकी थी और हम बहुत थक गए थे, इसलिए हमने रूम में ही डिनर ऑर्डर कर दिया और हमने डिनर में ऑर्डर किया था दाल खिचड़ी, मटर पनीर मसाला, बटर नान। इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।